आज भी हम लोग कल की तरह प्रीवियस कलेक्शन ही देखने वाले हैं और प्रीवियस में भी आज कल से भी अधिक खूबसूरत और कल से भी बेस्ट क्वेश्चन लाया हूं। गुड इवनिंग बाबू। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। दो टाइप के फिगर होते हैं, एक होता है पेपर कटिंग और एक होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो जैसा कि ये फिगर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये फिगर फोल्डिंग फिगर है, यानी इसमें सिर्फ पेपर को फोल्ड करना है। अब बताओ, यदि पेपर को हम राइट में फोल्ड करेंगे तो राइट का कोई ऑप्शन है नहीं, तो पेपर को जब लेफ्ट में फोल्ड करेंगे तो ये वाला अपने स्थान पे बना रहेगा, और जब ये वाली वस्तु अपने स्थान पे बनी रहेगी तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब देख लो, नीचे वाला एरो जो है वो आ करके इधर इस तरह से एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। बी नंबर खत्म हो गया और 3 नंबर इसके लिए आंसर हो गए, और 3 किस में दे रखा है तो बी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। खुश रहिए अक्षय कुमार जी। देखिए ध्यान से, अक्सर क्या होता है ना कि ऐसी आकृति जैसे ही हमने देखा, हम तुरंत क्या करते हैं कि ट्रायंगल काउंट करने लगते हैं, और ट्रायंगल काउंट करते हैं, पता चला नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना जरूरी है। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, दिए गए चित्र में समानांतर चतुर्भुज की संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके आमने सामने की जो भुजा होती है ना, वो बराबर होती है। तो देखिए, तो अगर हम एक समानांतर चतुर्भुज ढूंढने जाएं तो एक समानांतर चतुर्भुज हमें यहां से मिलेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है। अच्छा, दूसरे समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो दूसरा समानांतर चतुर्भुज हमें यहां से मिलेगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। अच्छा, फिर से अगर हम तीसरे समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो यहां से अगर हम इस वाले फिगर को पकड़े, ये दोनों को, तो ये दोनों मिलकर के एक समानांतर चतुर्भुज मिलाएगा, यानी 3 हो गया। अच्छा, अब चौथे समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो अगर इस वाले फिगर को हम देखने जाएंगे तो ये हमारा चौथा समानांतर चतुर्भुज हो गया, यानी इसमें समानांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी हो गई, तो समानांतर चतुर्भुज की संख्या 4 हो गई। अच्छा, मान लो यही समानांतर चतुर्भुज ना पूछ करके पूछता कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ठीक है। जैसे मान लो वो कहता है कि सर समानांतर चतुर्भुज नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो चलिए, अभी समानांतर चतुर्भुज तो हम लोगों ने गिन लिया, अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना भी बेहद ही आसान होता है, ज्यादा माथे पे जोर मत डालिए, बस ध्यान से देखिए। यहां से आप लोगे तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे आपको, तो कहोगे सर 3। अगर यहां से लोगे तो फिर से आपको कितने मिलेंगे, तो कहोगे सर 3। तो 3 3 6 हो गए। 6 के बाद ये वाली ट्रायंगल को काउंट करोगे तो ये 7 नंबर का ट्रायंगल हुआ। अगर ये वाली ट्रायंगल को काउंट करोगे तो ये 8 नंबर का ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब 8 नंबर के बाद देख लो, अगर इस पूरे को मिला दोगे तो ये आपके 9 नंबर के ट्रायंगल हो गए। अच्छा, अगर इस पूरे को मिला दोगे तो ये आपके 10 नंबर के ट्रायंगल हो गए, और इस पूरे को मिलाओगे तो ये 11 नंबर के ट्रायंगल हो गए। इसी तरह से यहां से अगर ये बड़े वाले को मिलाओगे तो ये 12 नंबर का ट्रायंगल हुआ। यहां से इस बड़े वाले को मिलाओगे 13 नंबर का ट्रायंगल हुआ, और यहां से इस बड़े वाले को मिलाओगे 14 नंबर का ट्रायंगल हुआ। तो यदि समानांतर चतुर्भुज ना पूछ करके ट्रायंगल की संख्या पूछ लेता तो ट्रायंगल की संख्या इसमें 14 हो जाती, लेकिन समानांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है, तो इसमें मात्र 4 ही समानांतर चतुर्भुज आपके दिए गए हैं। अब देख लो, करना चाहोगे तो दुनिया का हर काम आसान है, और नहीं करना चाहोगे ना मेरे भाई तो दुनिया के हर काम जो होते हैं ना वो कठिन ही होते हैं। जैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा कठिन काम है। आप अगर कंटिन्यू रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, अगर लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो दुनिया में कोई भी चीज हो। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेस कर पाओगे। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हो, इसका मतलब है कि आपके सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है ना वो कम हो जाती है, और जो बच्चे कंटिन्यू रहते हैं वो इजीली सक्सेस हो जाते हैं। तो कंटिन्यूटी को मैटर कर बनाइए और कंटिन्यू रहने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। अब जैसे देख लो क्या कहता है, नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसी संख्याएं हैं, संख्या का मतलब कि डिजिट चाहिए जी, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट चाहिए जी, और ठीक बाद में एक अक्षर यानी लेटर चाहिए जी। यानी सिंपल सी बात करें तो हमें एक ऐसा सीरीज खोजना है जिसमें कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट और डिजिट के बाद लेटर शामिल हो। तो देखिए, तो कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट नहीं है, कैंसिल हो गया। कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट नहीं है, कैंसिल हो गया। कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट है और डिजिट के बाद एक लेटर है। कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट है, डिजिट के बाद एक लेटर है, 2 मिल चुके हैं। कॉन्सोनेंट के बाद डिजिट नहीं है तो एक और एक 2, बस ऐसी व्यवस्था 2 ही है। तो 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सर कब तक क्लास चलेगा, ये 30 दिन का भंडारा है। अगर आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है और आपको इससे फायदा होता रहता है तो हम लोग इसको आगे एग्जामिनेशन तक इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
देख ले बाबू मिरर इमेज, तो हमेशा छोटी सी बात याद रखोगे, मिरर से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। अब बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि मिरर इमेज है कि वाटर इमेज है, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर इस साइड मिरर को रख दे, राइट साइड मिरर को रख दे या लेफ्ट साइड मिरर को रख दे, इसका मतलब है ये मिरर इमेज है। लेकिन यदि किसी फिगर में आप देखोगे कि ऊपर मिरर रखा हुआ है या फिर नीचे मिरर रखा हुआ है, तो समझ जाना ये वाटर इमेज है। मिरर इमेज में क्या होता है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट होता है, जबकि वाटर इमेज में क्या होता है, तो अप वाला डाउन, डाउन वाला अप होता है। तो सबसे पहले देखोगे तो ये वाली जो एरो बनी हुई है ना, ये डार्क वाली एरो, ये एरो बस इसी वाले कॉर्नर पे आनी है, इस छोर पे, इसमें है, इसमें है, सारे में है। अच्छा देखो ये जो बिजली चमक रहा है वो इधर हिट कर रहा है, अब वही बिजली जो है ना वो इधर हिट करने लगेगा, यानी इस तरह से ये फिगर डिजाइन होगा। तो देखो ए नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि ये साउथ ईस्ट में ही है। अब बी नंबर बच गए, सी नंबर बच गए, डी बच गए। अच्छा ध्यान से देखो, ये स्टार जैसे है ना, ये स्टार वैसे ही रह जाएगा, यानी स्टार में कोई परिवर्तन नहीं आने वाले हैं, स्टार ऐसा ही रहेगा। लेकिन स्टार के अंदर जो कलर हिस्सा है, जैसे ये वाला हिस्सा कलर है, तो ये कलर वाला हिस्सा इधर आएगा, और ये हिस्सा तो इसमें है, इसमें है, उसमें भी है। अब देखो ये वाली डॉट जो यहाँ पे हिट कर रखा है ना, वो डॉट इधर हिट करने लगेगी, तो इसमें है, इसमें है, इसमें सारे में है। अब देखो ये एरो जो इधर हिट कर रहा है, ये एरो इधर हिट करने लगेगा, इसमें नहीं है, कैंसिल हो गया, दो बच गए। अब बात रही यहाँ की, तो देखो ये बलून जो है वो बलून इधर आएगा और बलून इधर आकर के इस तरह से रहेगा और एक हिस्सा काला रहेगा। इसमें देख लो बलून नीचे माहे आ गया है, ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग किसको करने वाले हैं, तो डी को करने वाले हैं। इसमें थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन का गेम होता है। अगर आप कंसंट्रेशन अच्छा लगते हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत सटीक बना सकते हो। सी नंबर नहीं होगा बच्चा, डी नंबर होगा, ठीक है। तो आंसर किसको लगाओगे, तो आंसर डी को लगाओगे। सी इसके कारण कैंसिल हो गया, देख लो इस वाली फिगर के कारण। ये वाला फिगर अभी कहां देख रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। तो अब जब ये पलटेगा तो ये कहां देखने लगेगा, तो ये साउथ वेस्ट में देखने लगेगा। यहां देख लो ये नॉर्थ ईस्ट में ही देखता रह गया, इसीलिए सी नंबर गलत हो गए, और आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सही हो गया। ऑप्शन बी होगा ना, ऑप्शन बी इसके कारण नहीं हुआ, इस गुब्बारे के कारण। देख लो ये गुब्बारा कहाँ था, ऊपर था ना, तो जब आप इस गुब्बारे को अगर इधर बनाओगे तो ये छोटा वाला गुब्बारा यहीं बनेगा और ये बड़ा वाला गुब्बारा यहीं बनेगा और ये इस साइड से आएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये कलर हो जाएगा। अब देख लो इसमें गुब्बारा नीचे झुक गया है, इसीलिए बी नंबर नहीं होगा। तो आंसर आप किसको करोगे, तो आंसर डी को करोगे, ठीक है। जेपी कामत जी। नेक्स्ट वन देखेंगे। अरे भैया ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप 30 सेकंड का समय ले लो हमसे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। चलो जल्दी से एकदम कलम उठाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 और 4 मिलके 41 बन गए हैं, 2 और 8 मिलके 68 बन गए हैं। आपको रास्ता यही मिल जाएगा, जो ऊपर वाले पे फोकस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, डी आंसर आ रहा है, चलिए डी आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। नहीं बना ये क्वेश्चन, बंगाली बाबा से ये क्वेश्चन नहीं बना। बंगाली बाबा अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते तो बन जाता। ध्यान से देखिएगा, तो अगर 5 है ना बाबू, तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दे और प्लस 4 का स्क्वायर कर दे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। 6 और 5 11 का, एक हाथ में एक बचा, 2 1 3 1 4, 41 मिल गए क्या। इसी तरह से यहाँ अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और प्लस अगर हम 8 का स्क्वायर कर दे, तो 8 8 64 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 64 और 4 को जोड़ दें तो 68 हो जाएगा क्या। अब हमें ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर करके बीच वाले को लाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी ये कम हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41 हो जाएंगे, 100 है, खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, खत्म हो गए। 6 का स्क्वायर 36 हो गया मेरे भाई, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 36 64 को जोड़ दोगे आपका आंसर 100 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर किसको करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी को करोगे। बस जल्दी जल्दी बनाते जाइए और मैं जल्दी जल्दी डिस्कशन करवाता जाऊंगा, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ना वो मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि सारा गेम हमारा स्पीड और एक्यूरेसी का ही होता है। जिस दिन आपने एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर लिया, उस दिन कोई भी एग्जामिनेशन को आप बिल्कुल
इस तरह से बजा दोगे कि लगेगा बउआ का झुनझुना बजा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले 1 2 वाले लोग देख लो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और हम जानते हैं मेरे भाई कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं आते हैं, तो कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा, तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं चाहिए, गलत हो गया। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कहता है सभी एम क्यों है। अब बताइए, पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट कभी भी सभी के केस में नहीं जाएगा, यानी 2 नंबर भी गलत हो गए, तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। शिवानी ने सबसे पहले आंसर दिया, अच्छा रवीश ने उससे भी पहले आंसर दिया, नहीं रवीश का आंसर गलत था, शिवानी का आंसर सही था, सी नंबर भी गलत थे। चलिए ध्यान से देखिए वेन डायग्राम वाले लोग, देखिए मेरे पास जितने भी क्यू थे, जितने भी क्यू थे, सभी के सभी क्यू क्या थे, तो एम थे, और सभी ओ जो थे ना वो एम थे, जितने भी ओ थे वो सारे के सारे ओ क्या थे, तो एम थे। अगर हम क्यू और ओ की बात करें तो इसके बीच में आईसी इंटरकनेक्शन का रिलेशन है, और इंटरकनेक्शन होने पे पॉजिटिव भी गलत होता है, निगेटिव भी गलत होता है, सिर्फ मेरे भाई पॉसिबिलिटी सही होता है, हमने यही सीख रखा है। तो कहता है कि कुछ ओ क्यू नहीं है। अगर हम ओ और क्यू की बात करें तो ओ और क्यू में दुश्मनी नहीं है, और जब दुश्मनी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी एम सर क्यू हैं, हमें कुछ एम तो क्यू दिख रहे हैं लेकिन सभी एम क्यू नहीं दिख रहे हैं, यानी 2 नंबर भी गलत हो गया। तो भाई मेरे यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के दोनों गलत हो गए। तो आंसर हम लोग किसको लगाने वाले हैं, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है लगाने वाले हैं, और कोई भी अनुसरण नहीं करता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर डी को करेंगे। ठीक है, आगे चले। हाँ बिल्कुल, दोनों गलत थे। अच्छा देख लो, तो ये वाली क्वेश्चन तो बेहतरीन लाजवाब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आप इसको बना करके मुझे दिखाओ, और इसके लिए मैं आपको मात्र 30 सेकंड का समय देता हूं। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बस स्क्रीन पे देखते हुए सॉल्व करना है मेरे भाई, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, स्क्रीन पे देखते हुए सॉल्व करना है। 7 के लिए ए आ गया यानी इस्ट आ गया, 7 के लिए ए कह रखा है यानी कि ईस्ट कह रखा है। ध्यान से समझोगे, बहुत ही आसानी से बनता है। सबसे पहले जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले प्रश्न में 3 चीजें ढूंढो। पहली चीजें क्या पूछा गया है, तो दिशा पूछी गई है कि दूरी पूछी गई है, कि दिशा और दूरी दोनों पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस को पढ़ो नहीं, पहले नीचे वाले लाइन पे आओ। अब देखो कहता है कि जैनब घूमती है, पहले शुरुआत में वो किस दिशा की ओर अभिमुख थी, यानी वो जानना चाहता है कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में खड़ी थी। तो चलिए हम लोग को शुरुआत की दिशा बतानी है, यानी अंतिम दिशा दे रखा होगा। माइंड ब्लोइंग लाजवाब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, जैनब शुरू में करती है किसी दिशा में अभिमुख है, यानी मालूम नहीं है। सबसे पहले वो क्लॉकवाइज मुड़ती है 90 डिग्री, और उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज 180 90 से 90 कट गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉक बच गए। फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमती है, और अंत में वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है। तो ध्यान से देखो, 135 एंटी क्लॉक से 135 एंटी क्लॉक कटा, यानी 45 डिग्री बच गए। इस 45 डिग्री से इस 45 डिग्री को काट दो, तो 45 डिग्री बच गए किसके हिस्से में, तो एंटी क्लॉक के हिस्से में। अब वो उत्तर पूरब में है, तो अभी उसका मुख कहाँ है, तो उत्तर पूरब में है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कब हुआ है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ करके आई है तब। तो एंटी क्लॉक 45 डिग्री मुड़ने के बाद जब आई है, तो इसको क्या करो ना कि आप नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ाओ। तो नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ाने का मतलब है कि आप एंटी क्लॉक के जगह क्लॉकवाइज मुड़ा दो। तो जो ही आप क्लॉकवाइज मुड़ाओगे, तो क्लॉकवाइज मुड़ाने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट यहां होता है, और यहां से क्लॉकवाइज मुड़ने पे ईस्ट हो जाएगा, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देखो हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किस दिशा में अभिमुख थी हमें मालूम नहीं है, हमने मान लिया कि भैया यहां पे फेस है, ठीक है। अब कहता है कि सबसे पहले वो क्या करती है कि जहां वो खड़ी थी वहां से दक्षिणावर्त घूमती है, और दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमती है। तो ये लो हमने दक्षिणावर्त 90 डिग्री घुमा दिया। अब उसके बाद यहां से वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमती है, तो लो हमने फिर घुमा दिया। अब यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री फिर घूमती है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हमने फिर घुमा दिया। और यहां से वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमती है, तो यहां से हमने 180 डिग्री क्लॉकवाइज फिर घुमा दिया। अब कहता है कि यदि वो उत्तर पूर्व दिशा में दिख रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो जब ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होगी, ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी, ये वाली डायरेक्शन साउथ होगी, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगा, ये डायरेक्शन वेस्ट होगा, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा,
और ये डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा। तो पूछ रहा है सर वो शुरुआत में किस दिशा में थी, तो शुरुआत में इस दिशा में थी और ये दिशा पूरब है, तो पूरब से आप बना सकते हैं। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना सकते हैं। आप अगर यहीं से बनाना चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं से बना सकते हो, अगर आप इस लाइन खींच के बनाना चाहो यहां से बना सकते हो। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, यहां पर बनाओगे ना तो आपके 20 सेकंड से 25 सेकंड बच जाएंगे। अब बोलोगे सर 20 से 25 सेकंड कैसे बचेंगे, माउस को छोड़ने का काम, माउस को उठाने का काम, माउस से कर्जन मिलाने का काम, ये आपने नहीं किया, डायरेक्ट वहीं से वहीं माइंड लगा के बना लिया, नहीं आपने 20 सेकंड बचा लिया। और जब आपने 20 सेकंड बचा लिया, उस 20 सेकंड को दूसरे क्वेश्चन में खर्च कर दो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा मेरे भाई। और इसी तरह हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से समझते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। टेस्ट में स्कोर अतुल कुमार जी नहीं बढ़ रहे हैं, तो गलतियों को कलेक्शन करो। सबसे पहले गलतियों को ढूंढो, गलतियां कहां कर रहे हो, मैथ में अधिक गलतियां हो रही हैं कि रीजनिंग में गलतियां हो रही हैं कि साइंस में गलतियां हो रही हैं, अपनी गलतियों का पहले कलेक्शन करो। अब उस गलतियों में आप ढूंढो कि किस टॉपिक से आपके गलती हो रहे हैं, जिस टॉपिक से जिस टाइप के प्रश्न आपसे गलती हो रहे हैं उन टाइप के प्रश्नों को सबसे ज्यादा स्ट्रांग मजबूती के साथ कई बार बना डालो। आपका स्कोर जो है ना वो 10 से 5 दिन के अंदर बहुत स्पीड में बढ़ जाएगा। तो यहां स्कोर बढ़ाने का ये रामबाण इलाज है कि अपनी गलतियों को पकड़ो और अपनी गलतियों पे काम करो। ध्यान से समझोगे, देखो ध्यान से कहता है, एक 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंग दिया गया है। यानी हमारे पास एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन दे दिया गया और उस ठोस घन को हमने रंग के डब्बे में डाला और हमने निकाला, तो पीला रंग से पूरा उसका छो सरफेस रंगा गया। क्योंकि जब भी हम घन को डब्बे में डाल करके निकाल देंगे तो छो सतह आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब पीले रंग से रंगा जाएगा। तो वही कहता है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंग दिया गया है और इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। तो मेरे भाई मैंने कहा था कि जब एकक सेंटीमीटर में काटे तो ठीक है, और अगर एकक सेंटीमीटर में नहीं काटे तो आप भाग दे दीजिए। तो सबसे पहला काम करो, 18 को 3 से भाग दो, तो 3 छक 18, यानी दुनिया वाले के लिए 18 सेंटीमीटर का घन है, आपके लिए 6 सेंटीमीटर का घन है जिसको आप एकक सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े में काटने वाले हो। अब देखो क्या कहता है, ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो 2 फलक रंगे हुए हैं, इसका मतलब मिडिल क्यूब चाहिए, और मिडिल क्यूब का सूत्र होता है कि माप में से 2 निकाल करके और सर 12 से गुना करवा दो। तो दुनिया वालों के लिए 18 सेंटीमीटर की माप है, लेकिन हमारे लिए माप कितना है, तो 6 सेंटीमीटर का माप है। तो हम लोग मेरे भाई 6 में से 2 निकालेंगे और इसको 12 से गुना कर देंगे। तो 4 को हमने 12 से गुना कर दिया और 12 चको 48 हो गए, यानी 48 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके पूछे गए प्रश्न है एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए प्रश्न है। तो हमेशा याद रखना, जब भी घन को एकक सेंटीमीटर में काटे तो माप वही होगा। अगर घन को एकक सेंटीमीटर के अलावा अगर कोई और सेंटीमीटर में काट दे तो चुपचाप उस माप को उससे भाग दे दीजिए, जो निकल करके आया वही आपके लिए आपका माप हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा माप 18 सेंटीमीटर नहीं रहा, इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई हमारा माप 6 सेंटीमीटर रहा। और जब 6 सेंटीमीटर का मेरे भाई माप है और उसने कहा कि जिनके 2 सतह रंगे हैं, तो 2 सतह रंगा होने का मतलब मिडिल क्यूब चाहिए, और मिडिल क्यूब का सूत्र बड़ा लाजवाब होता है, माप में से 2 निकालकर 12 से गुना कीजिए। तो हमने 6 में से 2 निकाला, 4 हो गए, और 4 को 12 से गुना किया तो 12 चक्को 48 हो गए। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ बाबू टेलीग्राम चैनल पे जाइए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपको उस चैनल पे बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। चलो अब देखो, हमने तो ये बना लिया ऐसे ना, अब ऐसे समझो कि हम इसको ड्रॉ करके बनाते हैं, जैसे आम बच्चे बनाया करते हैं। आम बच्चे कहेंगे सर एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन ले लिया हमने, कितने सेंटीमीटर का लिया, तो हमने एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन लिया। सारे बच्चे को ऐसे बनाना पड़ता है। अब इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े में काटना है। तो भैया पहले हमने 3 सेंटीमीटर काटा तो मेरे पास 15 बच गए, फिर 3 सेंटीमीटर काटा तो मेरे पास 12 बच गए, फिर 3 सेंटीमीटर काटा तो मेरे पास 9 बच गए, फिर 3 सेंटीमीटर काटा तो मेरे पास 6 बच गए, और फिर 3 सेंटीमीटर काटा तो अब मेरे पास 3 ही बचे। तो हमने 1 2 3 4 5 बार काटा। जब हमने 5 बार दाएं से बाएं काटा तो मैं 5 बार ऊपर से नीचे भी काटूंगा। मैं 5 बार कैसे काटूंगा, तो ऊपर से नीचे भी काटूंगा। ये लो भैया 5 बार ऊपर से नीचे भी कट गए। अब 5 बार दाएं से बाएं भी काटना है, तो 1 बार काटा हमने, दूसरी बार काटा हमने, तीसरी बार काटा
हमने चौथी बार काटा और ये हमने पांचवी बार काटा, यानी अब मेरे छोटे छोटे घन बनकर के तैयार हो गए। अब देख लो प्रश्न कहता है कि कितने घन ऐसे होंगे सर जिनके दो सतह पर, केवल दो सतह पर फलक रंगे होंगे। तो ये रहा कॉर्नर क्यूब, इसके 3 फलक रंगे होंगे। ये रहा कॉर्नर क्यूब, इसके 3 फलक रंगे होंगे। ये रहा कॉर्नर क्यूब जिसके 3 फलक रंगे होंगे। जहां भी कॉर्नर क्यूब दिखेगा इसका मतलब है कि उसके 3 फलक रंगे होंगे। यानी अब बात रही 2 फलक रंगने की, तो 2 फलक रंगने की बात देख लो। यहां से मिडिल क्यूब निकला जिसके 2 सतह पे रंग होंगे, तो एक किनारे पे 1 2 3 4 मिडिल क्यूब निकला, तो इस किनारे पे भी मेरे भाई 4 निकलेगा, इस किनारे पे भी 4 निकलेगा, इस किनारे पे भी 4 निकलेगा। यानी जहां जहां किनारा होगा वहां वहां 4 मिडिल क्यूब होगा। और आप जानते हो किसी भी घन में या घनाभ में किनारों की संख्या मेरे भाई 12 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। तो जब एक किनारे पे 4 घन मिलने वाले हैं तो 12 किनारे पे 12 चक्कों कितने घन मिल जाएंगे, तो 12 चक्कों 48 घन मिल जाएंगे। यानी बच्चों को इतना काम करना पड़ता है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तब बच्चे निकाल कर आंसर दे पाते हैं कि सर ये 48 घन बनेगा। हम लोग कह रहे हैं इतना काम करना ही नहीं है। जब भी ऐसा हो तो कुछ मत कीजिए, माप यदि 1 सेंटीमीटर नहीं है तो उससे भाग दे दीजिए, जो माप आएगा। अब मिडिल क्यूब निकालने के लिए माप में से 2 घटा के 12 से गुना कर दीजिए, वहीं पे इसका आंसर जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया डी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी को आंसर करोगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 मित्र हैं और कहता है PQRST भी डब्ल्यू वामावर्त रूप में इसी क्रम में मेज पे बैठा है, यानी यही क्रम होना चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए। अब कहता है कि एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। तो भैया सबसे पहले काम क्या करो ना कि 8 क्वेश्चन बना लो 18 से पहले, 2018 के एग्जामिनेशन से पहले, यानी रेलवे के एग्जाम में ही ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन इससे पहले आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो कहता क्यू सर दक्षिण पूरब में है। क्यू जब दक्षिण पूरब में है तो दक्षिण पूरब हमारा ये होता है और यहां हमने क्यू को बैठा लिया। दक्षिण पूरब क्या होता है, यहां होगा क्यू, क्योंकि कहां क्यू बैठा है तो दक्षिण पूरब में। अब देख लो इसको कहा था कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज बैठा हुआ है, यानी जो भी बैठा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज बैठा हुआ है। इसका मतलब मेरे भाई पी को कहां बैठना होगा, तो पी को यहां बैठना होगा। तभी पी के एंटी क्लॉक में क्यू, क्यू के एंटी क्लॉक में आर, के एंटी क्लॉक में एस, के एंटी क्लॉक में टी, के एंटी क्लॉक में यू, के एंटी क्लॉक में भी, के एंटी क्लॉक में डब्ल्यू। यानी ये अरेंजमेंट हमारा बन करके तैयार हो गया। अब पूछे जा रहे हैं सर डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है, तो जब भैया क्यू जो है वो साउथ ईस्ट में बैठा है तो डब्ल्यू भी तो साउथ वेस्ट में बैठा है। साउथ वेस्ट किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए हमेशा जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग काम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग पहले बांटते हैं, या तो 4-4 का बंच बांट लेते हैं या तो 5-5 का बंच बांट लेते हैं। और मैं बार बार कहता हूं बांटिए मत, ये फिलर है, इसको भरिए। तो ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखो, यहां IMM दिख रहा है, IMM दिख रहा है, IMM के बाद O दिख रहा है, तो IMM के बाद O रख लो। अब देख लो O के बाद BI दिख रहे हैं, अगर मैं यहां B डालूंगा तो फिर I मिल जाएगा, यानी IMMO BILE मिल गया। तो I दिख रहा है तो डबल M यदि हम डाल दें तो IMMO BI और BI के बाद L और E चाहिए। अब फिर से IMMO दिख रहा है तो O के बाद मुझे क्या दिखता है, B, और B के बाद मुझे I दिखता है और I के बाद L दिखता है। लीजिए हमारा अरेंजमेंट जो है ये बनकर के तैयार हो गया। तो जब ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया तो क्या चाहिए, तो OBMM चाहिए। OBMM नहीं है, कैंसिल, OB नहीं है, कैंसिल, OB नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। 30 सेकंड का समय है, आप इस क्वेश्चंस को जल्दी से बनाकर दिखा दो, क्योंकि क्वेश्चंस में सिर्फ कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में दम नहीं है। अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, इसके स्क्वायर वाले सिस्टम पे दिमाग लगा लोगे तो आपसे बन जाएगा। दिमाग लगाओ जल्दी से, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, कौन सा आंसर सही होगा देखिए तो, कौन सा समय। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो ना।
स्वाभाविक सी बात है। इसका कहा जाता है कि सर इसका कोई माँ बाप नहीं होता है, और सही में इस टाइप का कोई माँ बाप नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर देता है। यानी कभी कभी तो ऐसा क्वेश्चन मिला है ना कि घंटों लगे रहो नहीं बनेगा, और अचानक से सो के उठो, देखो ये भैया उस समय काहे नहीं सोचे थे रे, ऐसा भी हो जाता है। बी आ रहा है। चलिए आइए, आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस 9 को पकड़िए, तो 9 किसका स्क्वायर है जी, तो 3 का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे ना कि इस 4 को लेंगे और इस 3 के स्क्वायर यानी 3 से गुना कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अच्छा देखो 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, तो 5 को ले लिए और इस 5 से इसको गुना कर दिए, तो पचे कितने हो गए, तो 25 हो गए। अब हमें ऐसा ऑप्शन तलाशना है, तो देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, खत्म, यहाँ स्क्वायर नहीं है, खत्म, यहाँ स्क्वायर नहीं है, खत्म, लेकिन 16 स्क्वायर है ना, तो किसका स्क्वायर है 16, तो 4 का। इस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ, तो 4 तिहाई कितने मिल जाएंगे, तो 12 मिल जाएंगे। 12 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल बंगाली बाबा, एक बार में बन गया नरे तो बन गया, और नहीं तो फिर उससे उस समय लड़ाई नहीं करना है, उस लड़ाई को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन उस समय लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सबका आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भैया ये वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको दे देता हूं, चलो लो 45 सेकंड ले लो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, यानी इस वाले टाइप में इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं देखा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एकदम जिसको कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग मार्वलस, एकदम बिल्कुल वैसा कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक मैंने पहले नहीं देखा था। और ये वाला क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ जल्दी से, बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के बनाओगे तो मेरे भाई आपको इसको बनाने में समस्या नहीं आएगी। संटू कुमार जी कह रहे हैं सर आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा पीडीएफ पहले भेज देता हूं, आप लोग बनाकर नहीं रखते हो क्या? अरे बच्चा पीडीएफ इसीलिए ना भेजा करते हैं कि पहले से आप बनाकर रखो। बस एक ही का जवाब आया संटू का, यानी बाकी लोगों से लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हिला है, बाकी लोगों से नहीं बना है क्या? सिर्फ संटू जी ने सी जवाब दे दिया है। अच्छा नेहा का जवाब आ गया 2, रंजन का जवाब आया बी यानी 6 नंबर, विष्णु का जवाब आया 4, नहीं बना है ना, यानी बस बहुत कम बच्चों से ये क्वेश्चन बन पाया। देखो अक्सर होता क्या है ना कि हमारा सारा का सारा दिमाग इस क्वेश्चन में 32 पे सेट होगा कि भैया इसको किसी तरह से कर करके हमको 32 लाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सारा दिमाग 85 पे सेट होगा। लेकिन बिल्कुल एकदम क्वेश्चन सेटर ने क्या लॉजिक सोचा है, क्या बेहतरीन तरीका सोचा है इस क्वेश्चंस को फॉर्मेट करने का। यानी ऐसे क्वेश्चन सेटर को सैल्यूट किया जा सकता है कि सर आपने कुछ यूनिक चीज सोच डाला, कुछ अलग चीज सोच डाला जो बच्चे अक्सर नहीं सोच पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या किया है। देखो क्या है, 32 है ना, ठीक है। तो पहले दोनों को जोड़ दिया रे, तो दोनों को जोड़ दिया तो 5 मिल गया, ठीक है। अब क्या किया ना कि दोनों को घटा दिया, तो दोनों को घटा दिया तो 1 मिल गया। अब बोलोगे सर अब क्या किया, तो अब दोनों को गुना कर दिया और मिल गया, ठीक है। यानी ऊपर वाले से ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, नीचे वाले के साथ कुछ भी नहीं करना है। तो देखो तो 8 5 जोड़ेंगे तो 13, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40। अब सेम काम कर दो, 6 4 को जोड़ोगे तो 10, 6 में से 4 घटाओगे तो 2, और 6 को 4 से गुना करोगे तो 24। यानी आंसर क्या हो गया, तो आंसर सी हो गया। इसीलिए हमने कहा कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चंस के सेट किए गए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और मिला था जिसके कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन मुझे लगा था, और क्वेश्चन देख करके लगा कि हाँ भैया अब कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से क्वेश्चन था,
इस तरह से क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए तो बनाकर उसको, बन रहा है क्या, 12 34 56 78 910 11 12, अगला क्या, अगला क्या, 13 14, बिल्कुल सही। तो ये भी क्वेश्चन मुझे मिला था, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अगला 13 और 14 होगा। जिसमें 13 14 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन सेटर ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी अंजाम देने लगा है। अब बच्चे का दिमाग कहाँ होगा, तो 12 से 34 से 56 से 68, एक के बाद 910 1112 कैसे आ गया रे, कैसे आ गया रे। बच्चा बाप बाप करता रहेगा कि सर आइए नहीं रहा है, आइए नहीं रहा है। जबकि यहाँ लॉजिक लगाना था, यहाँ रीजनिंग लगाना था। अगर रीजनिंग लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, आगे चले, चलिए। हाँ, वो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है वैसा। अच्छा देखिए, आप बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करो। ठीक है, क्वेश्चंस किसी की जागीर नहीं होती है, क्वेश्चन किसी की जागीर नहीं होती है। क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक पढ़िए। क्वेश्चंस पढ़ के रिजल्ट नहीं निकलते, टॉपिक्स पढ़कर रिजल्ट निकलते हैं। अगर आपने एक बार अपना टॉपिक्स क्लियर कर लिया, टॉपिक में इफ बट नहीं रहा, तो चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन लगाओ, आप लगा सकते हो। मेरे पास हजारों ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, सेम क्वेश्चन एसएससी में, सेम क्वेश्चन रेलवे में, सेम क्वेश्चन बैंक में, सेम क्वेश्चन मैथ में, सेम क्वेश्चन कैट में, एकदम भरे पड़े हुए हैं जो सेम क्वेश्चंस कई बार यूज किया गया है। तो क्वेश्चंस का पीछा मत करो मेरे भाई, लॉजिक का पीछा करो और कॉन्सेप्ट का पीछा करो, अपने टॉपिक का पीछा करो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस का डर देखिए, बंगाली बाबा हमसे पढ़े तो उनका क्वेश्चंस का डर ही खत्म हो गया। एनटीपीसी बैच कब आएगा बाबू, सबसे पहले अनाउंसमेंट तो हो जाने दीजिए एनटीपीसी का। अभी देख रहे होगे तो अभी एलपी पे ही ग्रहण लगा हुआ है। बस सोचिए, जनवरी से ये सूरसार शुरू हुआ है और अभी आपके अगस्त आने वाले हैं और अभी तक कुछ नहीं है। तो जैसा कि हम लोग का चांस है कि अगस्त लास्ट तक एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देगा, तो अभी आपका समय जितना भी बचा हुआ है उस समय को पूरी इफिशिएंसी के साथ खर्च कर दो ना। क्या जाता है, एक बार अभी अगर कम सोएंगे, कम खाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, अगर हमने एक सीट पक्की कर ली, एक जॉब ले लिया ना, तो ये सारे के सारे दिन जो है वो अच्छे बन जाएंगे। और थोड़ी सी मेहनत कम करी और एक नंबर आधा नंबर से अगर रिजल्ट छूट गया ना, तो फिर मलाल बहुत समय, लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि अक्सर मैं जब उन बच्चों से मिलता हूं जिनका एक नंबर आधा नंबर से छूट जाता है, और वो जब आकर के अपनी मनोदशा बताते हैं कि सर 2 घंटा और पढ़ लेते ना, एक दिन और एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते ना, तो हो जाता। तो ऐसा स्थिति आने मत दीजिए। ठीक है, बाउंड्री लाइन से जब उतर करके आओगे ना, तो बड़ा अंदर से बड़ा मन कचोटेगा, यार क्या कर दिए हैं हम। तो बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे, और जब जागो तब सवेरा होता है। इसीलिए हमारे विवेकानंद जी कहते थे, पहले उठो, ठीक है, उसके बाद जागो। पहले जाग कर मत उठो, पहले उठो उसके बाद जागो। ठीक है, और तब तक मत रुको जब तक अपने कार्य में सफल ना हो जाओ। क्या है बंगाली बाबा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बात तो बहुत अच्छी है, इनके लिए एक ताली तो बनती है। ये कह रहे हैं भैया दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, बस इरादा मत तोड़िए। अगर दिल में कुछ करने की चाहत है तो फिर रास्ते जो है ना वो सितारे भी छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप तो काल्पनिक बातें करने लगे। 0.95 से बाहर हुए थे, चलिए इस बार बाहर नहीं होना है। इस बार जो है ना जय हो करके आना है और एक रिजल्ट अपना पक्का करके आना है। तो चल बाबू अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं भैया 13 नंबर में क्या कहे गए हो। तो 13 नंबर में बुआ डायरेक्शन का क्वेश्चन है रे, और पूछता है वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो दिशा के साथ भाई साहब हमको दूरी भी चाहिए। अब कहता है ग्राम चिमुड़ ग्राम रीवा के उत्तर में है, यानी ढेर सारे ग्राम दिए गए हैं। तो चलिए ग्राम चिमुड़ कोई है, कोई बड़ा अच्छा नाम है रे, ग्राम चिमुड़ कोई है,
और ये कहाँ है, तो रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी जहां भी रीवा होगा उससे 20 किलोमीटर उत्तर जाएंगे ना तो चिमूर गांव मिल जाएगा। फिर कहता है ग्राम रेहाटा, ग्राम रीवा के पूरब में, तो ग्राम रीवा के पूरब में अगर हम 18 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हमको रेहाटा मिलेगा। बड़ा अच्छा अच्छा नाम दिया गया है। फिर कहता है ग्राम अंगेन, चिमूर के पश्चिम में, अगर चिमूर के पश्चिम में बउआ 12 किलोमीटर जाएगा तो कौन सा ग्राम मिलेगा, तो अंगेन ग्राम मिलेगा। ठीक है। अब कहता है यदि संजय ग्राम रेहाटा से चलना शुरू कर ग्राम अंगेन तक जाता है, तो सोचिए रेहाटा से चलना शुरू करता है और अंगेर तक जाता है, तो रेहाटा से अगर वो ऊपर निकलता तो नॉर्थ होता और रेहाटा से अगर इधर निकलता तो वेस्ट होता, लेकिन इसको डायगोनली जाना पड़ेगा जी, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाना पड़ेगा। तो नॉर्थ और वेस्ट किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा कोई नहीं बाबू आलोक, ये आपके जो है ना ग्रुप डी में भी काम आएंगे, ये आपके एसएससी में भी ये क्वेश्चंस काम आएंगे, वहां कुछ अलग क्वेश्चन थोड़ी नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना ये आपको हर जगह काम आएंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस कलेक्शन ही अभी करवा रहा हूं। ठीक है, तो आलोक एकदम टेंशन नहीं लीजिए, आगे आपके लिए बहुत एग्जामिनेशन है। ठीक है बच्चा, क्योंकि देखिए जो अपना हौसला बुलंद करके चलता है ना, अक्सर देखा गया है बाजी वही मार के आता है। और जिसके हौसले में ही बुलंदी नहीं है, जो अपना हौसला ही मनोबल ही अपना तोड़ करके रखेगा, वो सक्सेस होता भी नहीं है। तो हौसला को हमेशा बुलंद रखिए, हमेशा बुलंद रखोगे हो जाएगा। अच्छा सारा क्वेश्चन भारी भारी है, हम तो बोल रहे हैं सेलेक्ट करके दे रहे हैं। एक सेट बनाने के लिए 3 सेट 4 सेट 5 सेट को पलट रहे हैं, तब ये क्वेश्चंस बन रहा है। अब बस ऐसे ही उठा करके टिक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चंस लग रहा है तब चुन रहे हैं। हम बिल्कुल आपकी जगह रख करके सोचते हैं कि चलो मेरी तैयारी 6 महीने से चल रही है, तब हमको कौन कौन भारी लगेगा, तो 10 क्वेश्चन वैसे चुन लिया। फिर सोचते हैं मेरी तैयारी 1 साल से चल रही है, तब हमको कौन कौन भारी लगेगा, वैसे चुन लिए। तो चुनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा मजा आ रहा है बनाने में, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस तो जो है ना वो आपका गेम क्लियर करवाएंगे, आपको एक सीट पक्की करवाएंगे। देख ले बाबू, कहता है ना कि सर समर को है ना क्या अभिप्राय होगा, तो ध्यान से देखेंगे, पहले समरे खोजिए। अब बच्चा पूरे लगता है पढ़ने, तो देखिए समर कहाँ है, तो हमको ये वाले लाइन पे समर दिख रहा है। अच्छा समर के साथ कौन कौन है, तो ओलंपिक है और गेम है ना। अच्छा देख लो, ओलंपिक यहां भी दिखता है और ओलंपिक हमको यहां भी दिखता है। इसका मतलब ऊपर वाले में और दूसरे वाले में ओलंपिक कॉमन दिखने वाला है, ऊपर वाले में और दूसरे वाले में ओलंपिक कॉमन दिखने वाला है। तो भैया देख लो कॉमन क्या है, तो जीएनआर कॉमन हो गया। अब गेम की अगर बात करें तो यहां और यहां गेम है, यानी दूसरे और तीसरे में भी एक कोई ना कोई कॉमन है, तो हेट्रो से हेट्रो कॉमन हो गया। अब देख लो क्या बच गए हैं, तो ईएमएफ बच गया है, यानी समर के लिए आप ईएमएफ लिख लो, यही आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाले हैं। नेक्स्ट देखोगे मेरे भाई क्या कहता है, ध्यान से समझोगे, पहले थिंकोलॉजी मेथड लगा रहे हैं। कहता है सर कुछ प्लास्टिक जो है ना वो जूता है, तो देखिए कुछ जूता कवर्स है और सारा कवर्स प्लास्टिक के अंदर रख दिए हैं। तो कुछ जूता जब कवर है और कवरे को प्लास्टिक के अंदर रख दिए, तो कुछ जूता को भी तो प्लास्टिक के अंदर रखे, सही है। कुछ सॉकर प्लास्टिक है, अब कुछ सॉकर को जूता के अंदर रखें और कुछ जूता को कवर्स के अंदर रखें, ठीक है, और सारी कवर्स को प्लास्टिक के अंदर रखे, तो सॉकर जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। तो 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अब जो बच्चे वेन से बनाते हैं वो वेन बना लिए। 14 नंबर फिर से कर देते हैं बाबू, पेशेंस रखिए। जितना भी सॉकर था ना, कुछ सॉकर क्या था जी, तो जूता था, और कुछ जूता क्या था जी, तो कवर्स था, और सभी कवर्स क्या थे, तो प्लास्टिक थे। अब पहला कहता है कुछ प्लास्टिक जूता है, तो देख लो ध्यान से, अगर यहां देखोगे तो प्लास्टिक का कुछ हिस्सा और जूता का कुछ हिस्सा मिल रहा है, यानी सही में कुछ प्लास्टिक जो है ना वो जूता है।
अब दूसरा कहता है कुछ सॉकर प्लास्टिक है, तो देख लो सॉकर यहीं खत्म हो गया और प्लास्टिक यहां खत्म हो गया, यानी सॉकर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक नहीं दिख रहा है, तो दूसरा गलत हो गया। 14 नंबर में क्या था, कुछ नहीं था रे बाबू। 14 नंबर में बस कॉमन वाले को काट करके हटाना था, ठीक है। तो कॉमन वाले को जैसे ही आप काट करके हटा दोगे ना, आपके लिए गेम जो है समर का मिल जाएगा। अब देखो समर का जब चाहिए तो समर के साथ कौन कौन खड़ा है, तो ओलंपिक खड़ा है और गेम खड़ा है। अब देखो तो कहीं और समर है ऊपर से नीचे तक, तो कहीं नहीं है। लेकिन अगर ओलंपिक को देखने जाओगे तो ओलंपिक है, कहाँ है, तो एक ओलंपिक हमको इस वाले लाइन में मिले और एक सोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में भी ओलंपिक दिख रहा है। यानी पहले वाले कोड डिकोड में और दूसरे वाले डिकोड में ओलंपिक कॉमन है, तो पहले वाले के कोड में और दूसरे वाले के कोड में क्या कॉमन है, तो GNR कॉमन है। इसका मतलब है कि ओलंपिक के लिए हम कोड यूज करने वाले हैं GNR। ओलंपिक के लिए क्या यूज करने वाले हैं, GNR। अब देखिए गेम्स हमारा यहां भी दिख रहा है और गेम्स हमारा नीचे भी दिख रहा है, यानी सेकंड और थर्ड वाले में भी कुछ ना कुछ एक कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड वाले में हाइड्रो कॉमन है, यानी गेम्स के लिए हमारा हाइड्रो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या था, तो समर ओलंपिक गेम, हेट्रो GR और EMF, तो हेट्रो गेम के लिए हो गया, ओलंपिक GNR के लिए हो गया। तो अब कौन बच गया है, तो EMF बच गया है, यही EMF समर के लिए हो गया। तो आंसर समर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो EMF लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट देखोगे, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 व्यक्ति हैं, कहां मुख करके बैठे हैं, तो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा बताओ मेरे भाई, जब बाहर की ओर मुख होगा तो बाहर की ओर मुख होने का मतलब है कि अब राइट जाएगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देख लो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे तो कहता आर ना तो पी ना ही भी के बगल में खड़ा है, यानी आर ना तो पी के बगल में खड़ा हो सकता है, ना ही आर भी के बगल में खड़ा हो सकता है, काट दो। फिर कहता है एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्ल्यू के नहीं, तो एस जो है ना वो पी के बगल में तो खड़ा है, लेकिन यानी एस किसके बगल में, तो डब्ल्यू के बगल में खड़ा नहीं है। अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं मिला है, आगे चलो। टी डब्ल्यू के बगल में और यू के दाईं ओर तीसरा है, तो टी कहां है, तो जहां भी यू होगा उसके दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा यहां टी होगा। और टी कहां खड़ा है मेरे भाई, तो डब्ल्यू के बगल में, तो या तो डब्ल्यू यहां होगा या तो डब्ल्यू यहां होगा। फिर कहता है क्यू यू के बगल में और एस के बाईं ओर चौथा है, तो क्यू जब यू के बगल में है तो क्यू को अगर यहां रखेंगे तो एस के बायां चौथा नहीं रख सकेंगे, लेकिन अगर हम क्यू को यहां रख दें और एस को यहां रख दें तो एस का दायां एस का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा क्यू को रख सकते हैं। अब देख लो हमारा क्या था, आर के बगल में पी नहीं चाहिए, डब्ल्यू के बगल में एस नहीं चाहिए, तो यहां डब्ल्यू रख नहीं सकते क्योंकि यहां एस आया, तो यहां हमने डब्ल्यू रख दिया। अब कहा सर एस के बगल में पी जाएगा, तो एस के बगल में अगर पी यहां रख देंगे तो फिर आर को यहां रखना पड़ेगा, और आर के बगल में भी नहीं हो सकता है, तो आर को आप यहां रख लो, तो आर के बगल में भी नहीं है और ना ही आर के बगल में पी है। जबकि एस के बगल में पी है, तो पी को यहां रख लो, भी को यहां रख लो, और अरेंजमेंट आपके कंप्लीट हो गए। अब पूछता है सर एस और टी के बीच में कौन खड़ा है, तो एस और टी के बीच में मेरे भाई आर खड़ा है, और आर वाली ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छी सिटिंग है, अच्छी सिटिंग है। टाइम टेकन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सिटिंग अच्छा है क्योंकि क्लू पे सारा का सारा गेम जो है ना ये कवर हो रहा है। नेक्स्ट वन देखिएगा, इसमें काउंट करके बतलाओ कितने ट्रायंगल है, त्रिभुज की संख्या। ले लो 30 सेकंड समय, काउंट करके बतलाओ कितने हैं। ध्यान से देख लो, दोनों फिगर ऊपर नीचे हैं, दोनों फिगर एक साथ नहीं जुड़े हैं, दोनों फिगर जो है वो ऊपर नीचे हैं, दोनों फिगर जो है वो ऊपर नीचे हैं, दोनों फिगर एक साथ नहीं जुड़े हैं, दोनों फिगर ऊपर नीचे है। काउंट करके बतलाओ अब कितने हैं। 20। शिवानगी कश्यप जी 24 नहीं होगा रे बच्चा, एकदम डायरेक्ट उठ के 24 बोल दिया।
20। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एक वर्गाकार या आयताकार टुकड़ा हो और इसको अगर हमने 4 भाग में बाइसेक्ट किया है, कितने भाग में, 4 भाग में, तो इसमें 8 ट्रायंगल का निर्माण होता है। कहाँ, 1 2 3 4, ये पूरा हो गया 5, ये पूरा हो गया 6, ये पूरा हो गया 7 और ये पूरा हो गया 8। तो इसी तरह से यह एक वर्गाकार टुकड़ा है, इसमें 8 ट्रायंगल बन गया। यह भी एक वर्गाकार टुकड़ा है, इसमें 8 ट्रायंगल बन गया। अगर ये दोनों एक साथ एक ही लाइन से होते तो एक इधर और एक इधर से मिलता, लेकिन अभी वो दोनों एक लाइन साथ नहीं है, तो 8 8 16 मिल गए। 16 के बाद देखो ये छोटा 17 रहा, ये छोटा 18 रहा, ये छोटा 19 रहा और ये छोटा 20 रहा, यानी ट्रायंगल की संख्या कितनी, 20। अब कह रहे हैं सर अगर दोनों को साथ जोड़ देते तब कितना हो जाता, तो दोनों को अगर हम मेरे भाई साथ में जोड़ देते ना, तब भी 20 24 नहीं होते, तब इसमें हमारा आंसर जो हो जाता, ये आंसर हमारा 22 हो जाता। देख लो, यही फिगर बनता ना जोड़ने के बाद। तो जब ये फिगर बनता दोनों को एक साथ जोड़ने में, तब हम क्या कहते हैं कि सर इस वाले हिस्से में कितने हैं, तो इस वाले हिस्से में 8 है और इस वाले हिस्से में भी कितने हैं, 8 है। 8 के बाद सर अगर इधर से देखोगे तो ये आपके 9 हो जाएंगे और इधर से देखोगे तो ये आपके 10 हो जाएंगे। तो 8 8 16, 16 के बाद ये इधर से रहा 17 और ये इधर से रहा 18, ये हो जाता 19, ये हो जाता 20, ये हो जाता 21 और ये हो जाता 22। यानी दोनों जुड़ने पर भी 24 फिगर नहीं दे पाते, 22 ही फिगर हो पाते, 24 फिगर नहीं हो पाते। तो इसीलिए उसने दोनों जोड़ा ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखोगे, ध्यान से समझोगे, अच्छी क्वेश्चन है। अच्छा देखो, तो के को किससे मिलवाना है जी, तो क्यू से मिलवाना है। अब के को जब क्यू से मिलवाना है बाबू, तो के किसको जानता है, तो डी को जानता है। डी किसको जानता है, टी को, और टी किसको, यू को, और यू किसको, क्यू को जानता है ना। तो क्यू से डी तक जाने में इक्वल टू, लेसर लेसर और इक्वल टू का खेल होगा। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग साइन लेसर होगा, यानी क्यू को लेसर होना चाहिए के से। तो क्यू लेसर है के से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, बी को किससे मिलना है, तो सी से मिलना है। अब देखो बी कहां है, तो बी किसको जानता है, एस को, एस किसको जानता है, टी को। यहां तो साइन ही गायब कर दिया गया है। देखिए बाबू, इन दोनों के बीच में कोई साइन होगा, एस और टी के बीच में, जब तक वो साइन पता नहीं चलेगा ना, हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं। अब मान लो इसके बीच हमने यही साइन लगा दिया, लेसर। तो देखो, तो बी को किससे मिलवाना है, सी से। अभी लेसर लगाया हूं, तो इक्वल लेसर और उसके बाद यहां से आएगा ग्रेटर। तो देख लो, टी के इधर भी मुंह खुले और टी के इधर भी मुंह खुले, चाइना वॉल बन गया, यानी अब बी नंबर गलत हो गया। हाँ, अगर ये इस साइड का साइन लगा होता यहाँ पे, तब ये सही हो जाता, लेकिन कोई साइन नहीं है तो हमने यहां लगा लिया, तो इसको गलत कर दो। देखो, सी से के को जाना है, तो सी पहले कहां जाएगा, क्यू के पास, क्यू ले जाएगा डी के पास। तो यहां देखो, यहां चाइना वॉल क्रिएट हो गया, और चाइना वॉल क्रिएट होने का मतलब है कि सी टी से मिल नहीं पाएगा। तो सी टी से नहीं मिल पाएगा तो गलत हो गया, यानी केवल एक अनुसरण करता है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए, गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग कीजिए, एक विज्ञापन। तो सबसे पहले समझना है कि विज्ञापन में क्या होता है। तो जब भी विज्ञापन की बात करेगा ना, तो हम उससे कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं और विज्ञापन पढ़ के हम अजम्पशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कार का विज्ञापन आया कि भैया एक बार टंकी फुल करवाइए और 1500 किलोमीटर कार चलाइए। जैसे ही अगर ये कहा, तो सबसे पहले हम अज्यूम क्या करेंगे, और कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि हमारी ये कार लॉन्च हुई है, इसमें एक बार टंकी भराइए और 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाइए। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि हो सकता है कि इसकी टंकी की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। दूसरा क्या सोच सकते हैं, हो सकता है कि ये काफी माइलेज देने वाली कार होगी। तीसरा अजम्पशन क्या सोच सकते हैं,
हो सकता है कि ये कार जो है हाइब्रिड मॉडल पे बनी होगी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल दोनों को साथ में मिलाकर बनाई गई होगी। तो ये सारे अजम्पशन हो सकते हैं। अगर यही प्रमोशन किया गया कि हमारी कार खरीदिए और 1500 किलोमीटर तक एक बार पेट्रोल भर करके चलाइए, तो कंक्लूजन क्या होगा कि ये कार जो है वो लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत अच्छी कार है, क्योंकि रुकना नहीं पड़ेगा। तो एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन भी निकल सकते हैं और एक ही स्टेटमेंट से आपके अजम्पशन भी निकल सकते हैं। तो आज यहाँ क्या निकालने बोला है, तो आज यहाँ निष्कर्ष निकालने बोला है। कहा गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें, यानी आप अगर गोरा रंग चाहते हैं तो आप कोल्ड क्रीम लगाइए, एक एडवर्टाइजमेंट कहा गया। अब निष्कर्ष कहता है लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अगर लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते तो क्या ये प्रचार करवाता कि गोरा त्वचा चाहिए तो कोल्ड क्रीम लगाइए? इसका मतलब है कि ये सही है, लोग गोरा होने के लिए अलग अलग प्रकार का क्रीम का सेवन करता है। दूसरा कहता है लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो ये हम नकारात्मक विचारधारा ले रहे हैं और नकारात्मक विचारधारा बिल्कुल मान्य नहीं होता है। लोग विज्ञापन का जवाब देते हैं, तो बिल्कुल लोग विज्ञापन का जवाब देते हैं, और जवाब कैसे देंगे, तो उसकी कोल्ड क्रीम खरीद कर देंगे। विज्ञापन का जवाब कैसे देंगे, तो उसकी कोल्ड क्रीम खरीद कर देंगे। तो विज्ञापन का जवाब ही हो गया कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है। यानी 1 और 3 अनुसरण करता है। अब देख लो 1 और 3 दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। तो इस कंडीशन में आप सिर्फ सी को लगाओगे, केवल 1 अनुसरण करता है, यानी लोग विज्ञापन का जवाब करते हैं, कोई भी नहीं लगा सकते हैं, यानी इसको इसने गलत मान लिया है। ठीक है, जबकि ये गलत होना नहीं चाहिए। बिल्कुल लोग विज्ञापन का जवाब देते हैं। तो विज्ञापन का जवाब हम कैसे दे सकते हैं, तो उस प्रोडक्ट को खरीद करके दे सकते हैं। 18 में क्या हो गया जी? अरे यहां हमने ये गलत क्वेश्चन था। ठीक है, हमने अपने मन से यहां लेसर लगाया है। तो सोचो हमको कहता है कि सर के को किससे मिलवा दीजिए, क्यू से मिलवा दीजिए। तो आप डायरेक्ट नहीं समझे तो आप इनडायरेक्ट समझिए, इनडायरेक्ट नहीं समझे तो डायरेक्ट समझिए। के को किससे मिलना है? क्यू से। के किसको जानता है? डी को। तो के बोला कि हम डी के बराबर हैं। डी किसको जानता है? टी को। तो डी बोला कि हम जो है ना वो ग्रेटर हैं टी से। और टी किसको जानता है? यू को। तो टी बोला कि हम बड़ा हैं यू से। और यू किसको जानता है? क्यू को। तो यू बोला कि हम बराबर हैं क्यू के। अब हमको के से क्यू तक आना था, तो पहले बराबर से सामना होगा, फिर बड़ा से होगा, फिर बड़ा से होगा, फिर बराबर से होगा। तो बराबर बड़ा बड़ा बराबर में बराबर स्ट्रांग होगा, यानी के तरफ बड़ा चाहिए। के तरफ बड़ा है, ये सही हो गया। समझ गए पहला। दूसरा देखिए, अब कहता है बी को मिलवाइए सी से। तो बी को सी से जब हमको मिलवाना है तो सबसे पहले हम बी को खोजने गए। तो बी किसको जानता है? एस को। तो बी बराबर हो गया एस के। यहां कोई साइन था ही नहीं, तो हम अपने मर्जी से ये वाली साइन डाल दिए। तो अब एस लेसर हो गया किससे? टी से। अब टी किसको जानता है? तो यू को। तो टी जो है ना वो ग्रेटर है किससे? यू से। और यू किसको जानता है? क्यू को। तो यू बराबर है किसके? क्यू के। अब देख लो हमको मिलवाना है सी से। अब क्यू जो है ना वो लेसर है किससे? सी से। तो देखो यहाँ पे चाइना वॉल बन गया क्या? और जब यहाँ पे चाइना वॉल बन गया तो बी को हिम्मत नहीं है टी को क्रॉस करने का, तो ये गलत हो गया। अब तीसरा कहता है कि सर सी को मिलवाइए के से। तो ध्यान से देखिएगा, सी किसको जानता है? तो सी बड़ा है क्यू से। अब क्यू की बात करें तो क्यू बराबर है किसके? यू के। अब यू की बात करें तो यू छोटा है किससे? टी से। अब टी की बात करें तो टी लेसर है किससे? डी से। अब ध्यान से देखोगे तो सी को ना के से मिलना था। अब डी क्या है? तो डी बराबर है किसके? के से। तो सी से के तक का सफर तो हो गया, लेकिन देख लो यहाँ पे चाइना वॉल का निर्माण हो गया। तो चाइना वॉल का निर्माण हो गया तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हो गया? बाबू कितना बार बनाएगा? अरे देख लेगा तो बन जाएगा। यही 8 लोग हैं, बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। अब पहला लाइन बोला कि सर आर ना तो पी के बगल में बैठतन और ना तो भी के बगल में बैठतन, यानी आर ना तो पी के बगल में बैठ सकेगा और ना ही आर भी के बगल में बैठ सकेगा। खत्म हो गया। फिर कहता है एस पी के बगल में बैठेगा लेकिन डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठेगा। तो एस जो है वो पी के बगल में तो बैठेगा लेकिन एस डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठेगा। अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। फिर कहता है टी डब्ल्यू के बगल में
और यू के दाईं ओर तीसरा बैठेगा। तो टी कहां बैठेगा? तो यू के दाईं ओर। यू चूंकि बाहर देख रहा है तो इसका दायां क्लॉकवाइज जाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहां टी बैठेगा। अब टी किसके बगल में बैठेगा? तो डब्ल्यू के बगल में बैठेगा। तो या तो डब्ल्यू यहां बैठेगा या तो डब्ल्यू यहां बैठेगा। अब कहता है क्यू यू के बगल में और एस के बाईं ओर चौथा है। तो क्यू जब यू के बगल में है तो चलिए क्यू को यहां डालें। अब क्या हम एस के लेफ्ट में चौथा रख सकेंगे? क्यू को नहीं रख सकेंगे। यानी अब क्यू के बगल में यू को रखना है तो क्यू को यहां रखना होगा, तो एस को यहां रखना होगा। और एस चूंकि कहां देख रहा है? बाहर, तो एस के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्यू आया। अब देखिए एस के बगल में किसको नहीं बैठाना था? डब्ल्यू को नहीं। तो डब्ल्यू का दो पोजीशन था, यहां पे डब्ल्यू रख नहीं सकते, तो अब डब्ल्यू को यहां रखना होगा। अब एस के बगल में किसको बैठाना है? पी को। तो मान लीजिए आप पी को यहां बैठा दिए, तो पी बोला कि ना तो हम आर के बगल में बैठेंगे ना तो हम भी के बगल में, पी आर के बगल में नहीं बैठेगा। तो चलिए पी आर के बगल में नहीं बैठेगा तो हम आर को यहां रख सकते हैं। अब कहता है कि आर भी के बगल में नहीं बैठेगा तो हम भी को यहां रख सकते हैं। देख लो सेम कंडीशन बन करके तैयार हो गए। आप आराम से 16 नंबर पीछे जाकर के रिवर्स करके बच्चा देख सकता था। 19 हो चुके हैं। 20 नंबर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? SUMMIT है और उसको क्या लिखता है? KSQRGK लिखता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो तो क्या कर रखा है। तो 13 से 11 होने के लिए -2 करें क्या? और 21 से 19 आने के लिए -2 करें क्या? और 19 से 17 आने के लिए -2 करें क्या? तो 20 से 18 आने के लिए -2 करें क्या? 9 से 7 जाने के लिए -2 करें क्या? 13 से 11 होने के लिए -2 करें क्या? यानी फंक्शन -2 का ही है, लेकिन उसको आपस में क्या कर दिया गया है? तो इंटर क्रॉस कर दिया गया है। अच्छा चलो सेम देखो किसका चाहिए? एम्पायर का। तो पहले हम 3 लोगों को इंटर क्रॉस करवाएंगे, फिर बाकी 3 लोगों को। तो 16 में से 2 गए 14 हो गया, 13 में से 2 गया 11 हो गया, 21 में से 2 गए 19 हो गए, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 18 में से 2 गया 16 हो गया, और 9 में से 2 गए तो 7 हो गए। यानी NKSCPG चाहिए। NKSCPG ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी को ही आंसर बना लो। यही आपके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट वन मूव करता हूं। देखिए आज कोई भी क्वेश्चन हमने जो है ना आसान नहीं दिया है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप कॉन्सेप्ट लगाओगे और क्वेश्चंस को बनाओगे। ध्यान से देखो, एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपनी घड़ी में शाम के 3:45 का समय देखता है। घंटे वाली सुई पूरब दिशा की ओर, तो 3:45 में घंटे वाली सुई 3 से 22.5 डिग्री आगे निकल जाएगी, क्योंकि घंटे की सुई मिनट का आधा चलती है। तो 22.5 डिग्री जब आगे निकल जाएगी यानी वो 4 के आसपास होगी, लेकिन उसको भी वो ईस्ट ही मान रहा है, यानी घड़ी राउंड फिगर ले रखा है। अब देखो क्या कहता है, तो बताइए कि मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर, तो 45 पे सुई होने का मतलब 9 पे सुई होना, और 9 पे सही में पश्चिम होता है। तो लड़का किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? अच्छा बताओ, सोचने वाली बात है कि हम कोई घड़ी, हाथ की घड़ी देख रहे हैं, हाथ की घड़ी है ना, हाँ अपनी घड़ी में यानी हाथ की घड़ी में, हाथ की घड़ी में जब हम देख रहे हैं तो हमारा 3 कहां दिख रहा है? पूरब में। इसका मतलब घड़ी को हम ऐसे ही देखेंगे ना, और घड़ी को जब इधर से देखेंगे तो इधर 3 होगा और इधर 9 होगा, होगा ना। इसका मतलब इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, तो जब इधर पूरब है तो पूरब से ऊपर उत्तर होगा, यानी ये लड़का जो है वो उत्तर की ओर देख रहा था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर था। दीवाल घड़ी कहाँ है जी? एक लड़का एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अपनी घड़ी में शाम के 3:45, वो रेलवे की घड़ी में नहीं देख रहा है, वो अपनी घड़ी में देख रहा है। तो अपनी घड़ी कहाँ बांधोगे? हाथ पे बांधोगे, और हाथ पे जब भी घड़ी आप बांधोगे तो 3 आपका इधर जाएगा और 9 आपका इधर आएगा। कभी भी इधर 3 और इधर 9 नहीं होगा। तो इधर पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो पूरब से एंटी क्लॉक चलोगे तो उत्तर होगा, यानी लड़के का फेस जो था वो उत्तर की ओर था। उत्तर किस में है? तो डी में है।
ये तो बाबू बउआ का झुनझुन्ना होता है। ठीक है, वाल होगी तब, वाल होगी तो उसको बताना पड़ेगा कि घड़ी के सामने खड़ा है, कि घड़ी के दाएं से खड़ा होकर देख रहा है, कि घड़ी के बाएं से खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है बाबू, देखिए बस इस फिगर को अगर सोचो कि अगर इस फिगर को कंप्लीट करना है तो ये यहां से आएगा, ये वाला हिस्सा यहां आएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे निकल जाएगा और ये हिस्सा वाला क्रॉस हो जाएगा, यानी हमको ऐसा फिगर चाहिए। ए में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लाइन डिस्टर्ब कर दिया, बी में ये ऊपर बन गया है, सी में देख लो ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ गया है ना, इसके कारण सी भी कैंसिल हो गया है। तो अब बच गया बेचारा कौन, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे। आगे चले। अच्छा, हम कैसे सह जाते हैं, यहाँ क्या सह रहे हैं, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या है हमारे पास, 295 है हमारे पास, 308 है हमारे पास, 327 है हमारे पास, 352 है हमारे पास और 383 है हमारे पास। अगला पूछता है सर क्या होगा। अगर देखोगे तो धीरे धीरे करके सीरीज बड़ी होती जा रही है, और जब धीरे धीरे सीरीज बड़ी होना मेरे भाई तो ये प्लस का सीरीज होता है। बस आप इसको जोड़ दे, देख लो 5 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, 8 4 12 1 13। अगर 5 दे देंगे तो 300 होगा और 8 5 कितने हो गए, तो 13 हो गए। ठीक है, अच्छा देख लो तो अब कितना बढ़ा है, तो 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 जाने का मतलब हो गया 9 बच जाना। ठीक है, और यहां बच गए 1, यानी 13 के बाद 19 बढ़ गए। ठीक है, फिर देख लो 12 में से 7 गए तो 5 बच गए, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 25 बढ़ गए। अच्छा फिर से देखो तो 3 में से 2 गया तो 1 बढ़ गए, और 8 में से 5 गया तो 3 बढ़ गए। अब अंतर का अंतर निकाल लो मेरे भाई, आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हो। 13 से 19 जाने का मतलब है कि सर 6 जोड़ लो, और 19 से 25 जाने का मतलब है सर 6 जोड़ लो, और 25 से 31 जाने का मतलब है सर 6 जोड़ लो। तो अब 31 में भी आप कितना जोड़ोगे, तो 6 जोड़ोगे, और 31 में 6 जैसे ही जोड़ोगे 37 होगा। अब 7 3 10, 10 के लिए 0 हो गया, एक ही ऑप्शन में 0 दे रखा है, बस उस 0 को लगा लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम कैसे समझ जाते हैं कि ये बोल रहा है, बस दिमाग खोलकर काम करो, आप भी समझ जाओगे कि ये बोल रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक लड़के से कहा, यानी 3 प्रॉपर्टी, एक तो लड़की है, एक महिला है और एक लड़का है। तो इशारा हो रहा है लड़की की ओर और इशारा कर रही है महिला, और कह किससे रही है, तो लड़का से। कहती है यह यानी लड़की, तुम्हारी तुम्हारी यानी लड़के की, तो लड़के की ग्रैंड फादर की इकलौती संतान। तो ग्रैंड फादर का मतलब नाना या दादा, और नाना और दादा का इकलौता संतान पापा या मम्मी के पति। तो पापा के पति तो हो नहीं सकते, यानी मम्मी के पति, तो मम्मी के पति यानी पिताजी, और पिताजी का बेटा यानी कि हम खुद हो गए, के अंकल की बेटी है। तो पिताजी के बेटे यानी हम खुद हो गए, और मेरे अंकल की बेटी है, इसका मतलब वो लड़की जो है वो हमारी कजिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। आइए देखिए, कोई लड़की था और इस लड़की की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो एक महिला ने कहा, और महिला ने किससे कहा भैया, तो एक लड़के से कहा। यह यानी कि यह लड़की, तुम्हारी तुम्हारी यानी कि इस लड़के की, तुम्हारी यानी लड़के की, तो तुम्हारी ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का मतलब हो गया या तो पापा या तो मम्मी, और के पिताजी यानी नाना या दादा की इकलौती संतान, तो ग्रैंडफादर का इकलौता संतान पापा या मम्मी होंगे। के पति, तो पापा के पति तो हो नहीं सकते हैं, यानी यहाँ पे जो साइन आना है ये साइन माइनस का आना है, तो ग्रैंडफादर की इकलौती संतान मम्मी हो गई, और मम्मी का पति पापा हो गया। के बेटे, के बेटे, तो के बेटे यानी वो खुद हो सकता है या उसका भाई हो सकता है। के अंकल की बेटी है, तो इसके अंकल, तो इसके अंकल होने के लिए इसके पापा या मम्मी के भाई चाहिए, और इनकी यह क्या है, तो पुत्री है। अब पूछा गया हमसे उस लड़की का, उस लड़की
का लड़के से क्या संबंध है। तो चलिए लड़के से चलना स्टार्ट करते हैं। अगर हम हैं तो ये मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी के पति मेरे पिताजी के भाई मेरे चाचा, और चाचा की पुत्री हो गई तो चचेरी बहन हो गई, और चचेरी बहन को हम लोग क्या कहेंगे, तो चचेरी बहन को हम लोग कजिन कहेंगे। कजन और सिस्टर में क्या अंतर है, देखिए चचेरा ममेरा फुफेरा, ये तीन चीज याद रखिएगा। चचेरा ममेरा फुफेरा, भाई या बहन जो होगा उसको कजिन कहेंगे, और अपनी बहन को बहन कहेंगे, ठीक है, अपने भाई को भाई कहेंगे। लेकिन चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई बहन जो होगा उसको हम लोग कजिन कहेंगे। नेक्स्ट देखोगे, देख बाबू एक ही पासे को जो है ना वो दो बार घुमाए गए हैं। एक ही पासे को कितनी बार, तो दो बार घुमाए गए हैं, और दोनों बार में अगर देखोगे तो एक ही एलिमेंट कॉमन है। वो एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट ब्लैक है। कौन सा एलिमेंट है, तो ब्लैक है। अब कहता है काले रंग के विपरीत पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो रूल कहता है कि जब एक ही पासे को दो बार घुमाई जाए और दोनों बार में एक एलिमेंट को ही कॉमन बनाया जाए, तो उस एलिमेंट का अपोजिट वह होगा जो नहीं दिख रहा है। तो जब एक ही पासे को दो बार घुमाई जाए और दोनों बार में एक एलिमेंट कॉमन बनाई जाए, तो उस कॉमन वाले का अपोजिट वह होगा जिसको नहीं दिखाया गया। तो देख लो, रेड नहीं दिखाया गया, ब्लू दिखाया गया है, येलो दिखाया गया है, पर्पल दिखाया गया है। यानी क्या नहीं दिखाया गया है, तो रेड नहीं दिखाया गया है, तो ब्लैक का अपोजिट रेड हो जाएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है सेट में, अब आगे शायद हो। कल तो कैलेंडर के 2-3 क्वेश्चन थे। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, पी अपनी स्थिति जो है ना वो इधर बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सबसे पहले पूरा इसको लिख लेते हैं और लिखने के बाद वो मिलाने चले जाते हैं। तो आप ऐसा काम मत करना, बस एक एक करके मिलाते हुए आगे बढ़ जाना, गेम आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन अच्छी है। मैं चाहूंगा आप 30 सेकंड का समय लो और 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चंस को जो है ना वो सॉल्व करके मुझे दिखा दो कि 30, 93 और 1 30, 93 1 कैसे आ गया। जल्दी से लो, समय लो, 30 सेकंड का समय है। एकदम बिल्कुल आप बना सकते हो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका, बस थोड़ा सा फोकस करना है क्वेश्चंस पे। जल्दी से आंसर दीजिए। 42, 132 2 है। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। नील कमल जी ने कहा कि सर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। बंगाली बाबा ने कहा सर सी होगा। संटू कुमार का आंसर सी आ रहा है। बाबू देख किया क्या ना कि ये 30 जो था ना, इस 30 में इस एक को जोड़ दिया तो कितने हो गए, तो 31 हो गए, और 31 को 3 गुना कर दिया तो 93 आ गया। इसी तरह ये जो 42 दे रखा है ना, इस 42 में इस 2 को जोड़ दिया तो 42 और 2 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 को 3 गुना कर दिया तो चरतियाई 12 का 2 हाथ में 1, चरतियाई 12 1 13। हमें एक ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी है जिसमें पहले वाले में और अंतिम वाले को जोड़ करके और 3 से गुना कर दें तो आंसर मिल जाए। तो देखिए, तो 14 में 25 को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27 चाहिए, खत्म हो गया। 5 में 29 जोड़ेंगे तो ये खुद ही 31 से बड़ा हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, और 10 तिया 30 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही है। 3 में हमने 7 जोड़ा तो सर 10 मिल गए, और 10 को हम लोग 3 गुना करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएंगे। यानी इसके लिए हमारा जो आंसर जाने वाला है ये ऑप्शन नंबर डी जाने वाला है। अच्छा, ये 26 आंखों से बन जाता है, सारा क्वेश्चन तो आंख से ही बनता है रे। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। हैश का मतलब है कि ए बी का भाई है, और एट दी रेट का मतलब है कि ए बी की बेटी है,
एंड का मतलब है कि ए बी का पति है, और परसेंटेज का मतलब है ए बी की पत्नी है। यानी सारे रिलेशन फॉरवर्ड हैं। इसका मतलब काम जो हम लोग करने वाले हैं वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर काम करने वाले हैं। तो देख लो, कहता है एल बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एल का रिलेशन कंसीडर करना है किसके साथ, तो बी के साथ। तो ध्यान से समझोगे, अगर मैं बी बन जाऊं तो मेरी मुलाकात सी से होगी कब, जब एट दी रेट को क्रॉस करूंगा। एट दी रेट ऑफ को जैसे ही हमने क्रॉस किया तो हमको बेटी मिल जाएगी, यानी सी मेरी बेटी है। और बेटी से पी तक जाने के लिए मुझे एंड को क्रॉस करना पड़ेगा, और एंड का मतलब है कि हस्बैंड। तो पी मेरी बेटी का हस्बैंड है, यानी मेरा दामाद है। और दामाद से मिलने के बाद हम एल से मिलने गए तो एट दी रेट को मिलना पड़ेगा, और एट दी रेट का मतलब बेटी है, यानी मेरे दामाद की बेटी है। तो दामाद की बेटी को हम लोग नातिन कहते हैं, और नातिन किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए ये वाली फिगर जो है ना वो तलाशनी है। तो देखो ध्यान से समझोगे, हमको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चाहिए। तो ये वाली लाइन यहां से तो मिल जाएगी, लेकिन देख लो यहां नहीं मिल पाएगी, ए नंबर खत्म। ये वाली लाइन यहां से तो मिल जाएगी, लेकिन यहां नहीं मिल पाएगी, ये वाली खत्म। ये वाली लाइन यहां से तो मिल जाएगी, लेकिन यहां से नहीं मिलेगी, ये वाली खत्म। ये वाली लाइन यहां से भी मिलेगी, ये वाली लाइन यहां से भी मिलेगी, और ये डार्क हिस्सा भी मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं। तो कहता है निम्नलिखित वेन में षष्ठकोण, ये रहा षष्ठकोण, पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है। पंचकोण, ये रहा पंचकोण, स्नातक यानी ग्रेजुएट को दर्शाता है। वृत्त महिलाओं को यानी फीमेल को दर्शाता है। और वर्ग जो है ना ये इंडियन को दर्शाता है। क्या चाहिए, कितने भारतीय पुलिस, तो भारतीय पुलिस का मतलब हो गया कि यहां से लेकर के और यहां तक भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन क्या नहीं है, तो महिला नहीं है। महिला नहीं होने का मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब कितने बच गए, तो 11 यहां बच गए, जो ग्रेजुएट भी हैं, पुलिस भी हैं, भारतीय भी हैं, लेकिन महिला नहीं है। तो 11 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। नील कमल वर्मा जी, रीजनिंग का सेट कब चल रहा है? सर बाबू रीजनिंग का सेट 5 से 6 चलता है। किसान कोल्ड स्टोरेज में 25 क्वेश्चन पर डे होते हैं। देख लो, ध्यान से देखिएगा, पी के बाद एस दिख रहा है, एस के बाद टी और फिर एस दिख रहा है। अच्छा देख लो, तो पी के आगे भी एस और पी के पीछे भी एस। तो अगर हम पी के पीछे एस लगा दे तो एस पी एस टी एस चाहिए, एस पी एस टी, एस पी एस टी। तो एस पी एस टी बाहर क्या निकल कर आया, एस टी एस पी एस टी टी चाहिए। देखो तो एस टी एस पी एस टी टी ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छा आंसर होगा। देखिए, 6 दोस्त हैं, डेविड, भानु, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निशान, एक गोल घेरे में केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं। तो बताइए, एक गोल घेरे में जब केंद्र की ओर पीठ करके 6 लोग बैठे हैं, इसका मतलब ही हो गया कि इन सभी का मुख जो है वो केंद्र के बाहर की ओर है। इन सभी का मुख कहाँ है, तो केंद्र के बाहर की ओर है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुख केंद्र के बाहर की ओर, तो राइट जाएगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देख लो क्या कहता है, डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। यानी जहां भी हम भानु को बैठाएंगे
भानु के दाएं बगल में, तो पहले बायां है ना, क्रमशः बोला है यानी क्रम से, तो क्रम में पहले डेविड आएगा, यानी डेविड भानु के बाएं बैठेगा, तो भानु के बाएं यहां हमने डेविड को बैठा लिया। अब दाएं में कौन बैठना है, तो क्रम में मिंटो है, तो मिंटो को हमने भानु के दाएं बैठा लिया। फिर कहता है जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में बैठा है, तो डेविड जब बाहर देख रहा है तो डेविड का दायां और डेविड का बायां, यानी इस जगह पे जॉन को रखना है, तो हमने जॉन को रख दिया। अच्छा, जॉन के ठीक बगल में नहीं बैठा है, कहां नहीं बैठा है, तो जॉन के ठीक बगल में नहीं बैठा, देख लो, जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं बैठा है, यानी इस प्लेस पे हम जॉन को जगह नहीं दे सकते। तो अब जॉन के लिए यही दो प्लेस बचा रह गया, छोड़ दो। निशान भानु के दाएं तीसरा है, तो भानु के दाएं पहला दूसरा तीसरा यहां कौन आ गया, तो निशान आ गया। अच्छा बताओ, जॉन जब यहां नहीं बैठेगा तो अब जॉन को हम यहां रख सकते हैं ना। अब कहता है निशान भानु के बाएं दूसरा कौन है, तो भानु के बाएं पहला दूसरा, तो देखो मिंटो तो बैठ चुका है तो नहीं हो सकता है, निशान भी बैठ चुका है तो नहीं हो सकता है, जॉन भी बैठ चुका है तो नहीं हो सकता है, यानी कौन हो सकता है, तो क्रीटा हो सकता है, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वही बिल्कुल सही है। रीजनिंग का टारगेट बैच टाइम आपका सर। बाबू देखिए, अभी रीजनिंग की नई टारगेट कोई नहीं है, पुरानी टारगेट जो है वो एंड होने वाली है, तो उसमें आपको वीओडी क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। और अभी नई रीजनिंग की कोई टारगेट बैच मैंने दिया नहीं है। एग्जामिनेशन डेट आने दीजिए, उसके बाद टारगेट बैच देंगे, रोज 1.5 घंटे की क्लास चलेगी और बहुत जल्दी से हम लोग टारगेट बैच को खत्म कर लेंगे। एग्जामिनेशन डेट का वेट कर रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए, जैसे जैसे फिगर को हमने फोल्ड किया वैसे वैसे अगर फिगर को हम खोल दें तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, यहाँ पे एक एरो ऐसे बना था, एक ट्रायंगल ऐसे था और एक यहाँ पे सर्किल था, तो ये वाली एरो इधर जाएगी, ये वाली सर्किल इधर जाएगी और ये ट्रायंगल इधर। अब ऊपर जाएंगे तो ये ट्रायंगल ऊपर खुल जाएगा, ये एरो जैसे है ऐसे आ जाएगा और ये वाली फिगर बन करके हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो इस ट्रायंगल को नीचे कर दिया है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो दोनों ट्रायंगल को नीचे कर दिया गया है, इसके लिए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देखें तो यहां भी दोनों ट्रायंगल को नीचे कर दिया गया है, गलत हो गया। अब इस वाले को डी को काटने से कोई रोक नहीं सकता है, तो आंसर हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है यही आंसर हो गए। ये टॉपिक हमको बहुत कमजोर है, कैसे ठीक करे। बस बाबू विष्णु कुछ नहीं कीजिए, पेपर कटिंग और फोल्डिंग के लिए खुद से आप पेपर को डिजाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेपर बनाया, अब इस पेपर को हमने इधर से ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब इस पेपर को इस तरह से बना लो। अब फिर एक फोल्डिंग आप पेपर को इधर से दे दो, तो पेपर को इस तरह से बना लो। अब एक फोल्डिंग आप पेपर को इस तरह से दे दो, तो अब आपके पेपर कैसे दिखने वाले हैं, तो अब आपके पेपर ऐसे दिखने वाले हैं। अब इसमें अपने मन से जो भी मन करे ना आप डिजाइन काट दो। मान लो कि आपने एक डिजाइन यहाँ काट दिया, एक डिजाइन यहाँ काटा, एक डिजाइन यहाँ काटा और एक सर्किल यहाँ बना दिया। जैसे जैसे आपने पेपर को फोल्ड किया है, पेपर पे ही फोल्ड को खोलने की कोशिश करो। अब जिस दिन आप 10 फिगर 50 फिगर खोल दोगे ना, ये आसान हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले पेपर को आपने यहाँ फोल्ड किया है, तो सबसे पहले इसको खोल करके आपको इस रूप में लाने होंगे, और जब इस रूप में लाओगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये वाला यहाँ कंप्लीट होगा और ये सर्किल यहाँ बन जाएगा। अब आपको पेपर को इस रूप में लाने हैं, तो जब पेपर को आप इस रूप में लेकर के आओगे तो ये पेपर अपने आप को यहाँ से लाएगा और ये कंप्लीट होगा, ये यहाँ से कंप्लीट होगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा और यहाँ दो जो जीरो बने हुए हैं वो दो जीरो ऐसे बन जाएंगे। अब आपने नीचे फोल्ड किया है, तो अब आप इस पेपर को ऊपर खोल दो और जिव ही आप ऊपर पेपर को खोलोगे तो ये सर्किल पूरी होगी, ये सर्किल अधूरा रहेगा, ये सर्किल अधूरा रहेगा, यहाँ से ये अधूरा रहेगा, यहाँ से ये कंप्लीट होगा, ये वाली यहाँ कंप्लीट होगी। और जैसे दो जीरो यहाँ है, दो जीरो यहाँ है, तो दो जीरो यहाँ बन जाएंगे और दो जीरो यहाँ बन जाएंगे। अब ऐसा काम आप बार बार 50-60 क्वेश्चंस के साथ करोगे ना, ये कॉपी पे करना है, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप क्वेश्चंस को अंजाम दो, तो धीरे धीरे जैसे ही करोगे तो आपके लिए गेम आसान होगा। अच्छा, 32 नंबर के बारे में पूछ रहे थे,
ये सिटिंग अरेंजमेंट है। आपको सारे चीज मालूम होते हैं, बस आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हो। जिस दिन आप अपनी कंटिन्यूटी बरकरार कर दोगे सिटिंग अरेंजमेंट में, यानी सिटिंग अरेंजमेंट दवा की तरह खाना है। सुबह सुबह उठ के एक सिटिंग का टैबलेट खा लिए, रात को एक पजल का टैबलेट खा लिए, तो एक सिटिंग एक पजल आप लंबे समय तक, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक अगर आप लगातार बनाते रह रहे हो, सुबह सुबह उठकर रात को सोते समय एक सिटिंग एक पजल, एक सिटिंग एक पजल, तो कुछ महीने में आपकी सिटिंग और पजल बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसको कवर करने का और कोई तरीका नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है? अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाइए, क्योंकि आप आते हो जाते हो, कंटिन्यूटी नहीं बनाते हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे, जब तक आप पूरी डिस्कशन को नहीं एंजॉय करोगे, तब तक आप सक्सेस होने के लिए बहुत परेशानी होगी। क्योंकि भैया बड़ा सिंपल फंडा है, इसको क्वेश्चन सेट करने में पहले मेहनत हुआ, उसके बाद टाइप होकर के आया तो करेक्शन करने में मेहनत हुआ, उसके बाद बोर्ड पे हम आपके सामने मेहनत करते हैं। तो जब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप मेरी मेहनत को देखने के लिए कंटिन्यू मेरे साथ 1.5 घंटे जुड़े रहो। तो मैं बार बार यही कहूंगा, भैया आप आते हो 5-10 मिनट रुक करके जाते हो, ये काम मत करो भैया, ऐसे में मजा नहीं आने वाला है। कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, मजा आने लगेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके बदल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। हम लोग फिर से कल मिलेंगे, और कल भी हम लोग अप्रॉक्स 33 से 35 क्वेश्चंस के करीब कल भी होंगे, क्योंकि कल भी प्रीवियस पेपर है। हाँ, अब चलिए मैं बतला देता हूं, इस बार मंडे को मैं मंडे वाली जो क्लास चलेगी, कोई भी एक टॉपिक से ही 35 से 30 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी एक टॉपिक से। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक से मंडे को 30 से 35 होंगे, और 30 से 35 क्वेश्चंस को हम लोग ठीक करके और उस टॉपिक को हम लोग कब्जा करने वाले हैं। ठीक है, तो मंडे वाली क्लास बहुत अच्छी होगी, उसमें हम लोग एक टॉपिक को एंड करने वाले हैं, और बाकी सभी अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। आप दिल की बात कैसे जान जाते हैं? अरे पगला, हम दिल का बात कैसे जान जाएंगे रे, हम ना जान पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अतुल, कल भी कैलेंडर के क्वेश्चन रहेंगे। कल भी तो कैलेंडर का 2-3 अच्छा क्वेश्चन था ना, तो प्रीवियस पेपर से जो अच्छा क्वेश्चन मिलता है उसको कलेक्शन लेता हूं, तो हर दिन पर कैलेंडर की क्वेश्चन हो, कोशिश करेंगे कि कैलेंडर के, अच्छा मंडे को कैलेंडर, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मंडे को कैलेंडर का अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है वही आप लोगों को रिवीजन करवा दे। ठीक है, और कुछ? तो चलिए आज के सभा पजल का भी, ठीक है रे बच्चा, उसके नेक्स्ट मंडे को पजल भी देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो आज की सभा हम लोग यही क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी।